हेलो फ्रेंड्स, रीड असिस्टेंट्स का इकोनॉमिक्स दिशा वाली बुक में से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो 1991। उदारीकरण आर्थिक गतिविधियों के नियमन के लिए बनाए गए नियम कानून की ही समृद्धि और विकास के मार्ग पर सबसे बड़ी बाधा बन गए। उदारीकरण इन प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति थी। अर्थात सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण की प्रक्रिया का हिस्सा है। वैसे तो औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली, आयात निर्यात नीति, तकनीक उन्नयन, राजकोषीय और विदेशी निवेश नीतियों के उदारीकरण 1980 के दशक में भी आरंभ किए गए, किंतु 1991 में आरंभ की गई सुधारवादी नीतियां कहीं अधिक व्यापक थी। ये क्षेत्र है औद्योगिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, कर सुधार, विदेशी नियमन, बाजार व्यापार तथा निवेश क्षेत्र, जिन पर 1991 के बाद से विशेष ध्यान दिया गया। 1991 के बाद से आरंभ हुई सुधार नीतियों में इनमें से अनेक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। अल्कोहल, सिगरेट और जोखिम भरे रसायनों, औद्योगिक विस्फोटकों, इलेक्ट्रॉनिकी, विमानन और औद्योगिक भेषज, इन 6 उत्पाद श्रेणियों को छोड़ अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अब सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों में भी केवल कुछ मुख्य गतिविधियां परमाणु ऊर्जा उत्पाद और रेल परिवहन ही बचे हैं। लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित अधिकांश वस्तुएं भी अब अनारक्षित श्रेणी में आ गई। अनेक उद्योगों में अब बाजार की कीमतों के निर्धारण की अनुमति मिल गई। आर्थिक उदारीकरण के तत्व क्या है? तो बाजार की अर्थव्यवस्था को अपनाना ये है, अनावश्यक आर्थिक नियंत्रणों को हटाना ये भी है, और अर्थव्यवस्था का भूमंडलीकरण ये भी है, और उपयुक्त सभी, तो चारों सही है। सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो उदारीकरण। मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है? तो आयात और निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा गया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन सा नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? तो केंद्रीकरण नहीं है, उदारीकरण है, भूमंडलीकरण है, निजीकरण है। 1991 में भारत को एक गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजरना पड़ा। अनेक अर्थशास्त्रियों के अनुसार स्वतंत्रता मिलने के समय से भारत की अर्थव्यवस्था में यह सबसे गंभीर आर्थिक संकट था। पिछले 12 वर्षों से सरकार ने समष्टि आर्थिक स्थिरीकरण को नीति को अपनाया और कुछ ढांचागत सुधार किए। नई आर्थिक नीति परिवर्तनों की एक प्रणाली है जिसकी शुरुआत 24 जुलाई 1991 से हुई। नई आर्थिक नीति के 4 प्रमुख स्तर है: वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण और बाजारीकरण। वस्तु और सेवा कर जीएसटी भारत में कब लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2017 से। वर्ष 2016 में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत और सरल बनाने के लिए भारतीय संसद द्वारा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2016 जीएसटी 2016 कानून को पारित किया गया। ये कानून 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। इसके द्वारा सरकार को अतिरिक्त आय प्राप्त होने की, कर वंचन कम होने की तथा एक राष्ट्र एक टैक्स एक बाजार का निर्माण होने की आशा है। वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? तो घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। शब्द वैश्वीकरण का उपयोग अर्थशास्त्रियों के द्वारा 1980 में किया जा रहा है। हालांकि 1960 के दशक में इसका उपयोग सामाजिक विज्ञान में किया जाता था। वैश्वीकरण किसी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के रूप में जाना जाता है, जो एक जटिल परिघटना है। ये उन सभी नीतियों का परिणाम है जिनका उद्देश्य है विश्व को परस्पर निर्भर और अधिक एकीकृत करना। इसके अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक सीमाओं के अतिक्रमण की गतिविधि और नेटवर्क का सृजन होता है। वैश्वीकरण ऐसे संपर्क सूत्रों की रचना का प्रयास है जिसमें मीलों दूर हो रही घटनाओं का प्रभाव भारत के घटनाक्रम पर भी स्पष्ट दिखाई देने लगी। यह समग्र विश्व को एक सीमा मुक्त विश्व की रचना का प्रयास है।
भारत की अर्थव्यवस्था के संबंध में भूमंडलीकरण के परिणाम है तो नई व्यापार और औद्योगिक नीतियां हैं, नई बैंकिंग और वित्त नीतियां हैं, श्रम बाजार सुधार है और राजस्व राजकोषीय घाटा है। तो उपयुक्त सभी है। निम्न में से कौन सा वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है? तो पूंजी का स्वतंत्र रूप से प्रवाह, ये तो विशेषता है। विश्व व्यापार में अवरोधों को कम करना, ये भी है। समस्त बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना, ये वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है। तकनीक का निर्बाध प्रयोग, ये भी है। वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग अधिकांशतया सटीक अर्थों में नहीं होता है, इसीलिए यह स्पष्ट करना जरूरी है कि इसका सही अर्थ क्या है। एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण की बुनियादी बात है प्रवाह। प्रवाह कई तरह के हो सकते हैं। विश्व के एक हिस्से के विचार का दूसरे हिस्से में पहुंचाना, पूंजी का एक से ज्यादा जगहों पर जाना, वस्तु का कई देशों में पहुंचना और उनका व्यापार, बेहतर आजीविका की तलाश में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोगों की आवाजाही। यहाँ सबसे जरूरी बात है कि विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव जो ऐसे प्रवाहों को निरंतरता से पैदा करते हैं और कायम भी है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति वैश्वीकरण को प्ररूपित नहीं करती? तो राजनीतिक अस्थिरता नहीं करती, बाकी बढ़ती हुई भौगोलिक अंतर्निर्भरता करती है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का बढ़ता हुआ एकीकरण करता है और बढ़ता हुआ सूचना प्रवाह भी करता है। विकासशील देशों के संदर्भ में वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव क्या है? तो बौद्धिक पलायन इसका नकारात्मक प्रभाव है। बाकी प्रतियोगिता, सांस्कृतिक संपर्क और सूचना का प्रभाव सकारात्मक प्रभाव है। इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो जगदीश भगवती ने लिखी। ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंच फैनॉन है। फ्रेंच, ब्लैक तो स्किन और व्हाइट मास्क दोनों कहाँ पे रखे? फ्रिज में रखे, तो फ्रेंच फैनॉन। फ्रेंच फैनोन ने अपनी कृति ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क में नस्लीय चेतना पर उपनिवेशवाद के प्रभाव का एक बहुविषयक विश्लेषण किया। कौन सा वैश्वीकरण में से होने वाला लाभ है? तो विदेशी तकनीक का उपयोग है, विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि है, विश्व निर्यात व्यापार में भाग है, तो उपयुक्त सभी है। निम्नलिखित में से किसने यह मत प्रदान किया कि 21वीं शताब्दी में विश्व व्यवस्था में तनाव व संघर्ष में वृद्धि होगी, किंतु इस संघर्ष का स्वरूप विचारधारात्मक, राजनीतिक अथवा आर्थिक न होकर सांस्कृतिक होगा? तो ये सैमुअल हंटिंगटन ने किया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय की राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर सैमुअल हंटिंगटन पुस्तक ए क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन फॉरेन अफेयर्स। क्लैश कब होगा? जब कोई हर्ट होगा, तो हंटिंगटन, ठीक है, ने कहा कि 21वीं शताब्दी में विश्व व्यवस्था में तनाव व संघर्ष में वृद्धि होगी, किंतु इस संघर्ष का स्वरूप विचारधारात्मक, राजनीतिक अथवा आर्थिक न होकर सांस्कृतिक होगा। निजीकरण का क्या अर्थ है? तो निजीकरण का अर्थ सरकार के सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व और प्रबंधन से बाहर होना और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का सीधे बेच दिया जाना। तो ये दोनों सही है। निजीकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पीटर एफ ड्रैकन, निजी ड्रग्स ले रहा है, वो निजी ड्रग्स ले रहा है, निजी ट्रकर ने अपनी पुस्तक द एज ऑफ डिसकंटिन्यूटी 1969 में किया। निजीकरण का तात्पर्य है किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व और प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग, और सरकारी कंपनी निजी क्षेत्र की कंपनियों में दो प्रकार के परिवर्तन हो रही है। फर्स्ट है सरकार का सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व और प्रबंधन से बाहर होना, और सेकंड है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सीधे बेच दिया जाना। किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जन सामान्य की इक्विटी के बिक्री के माध्यम से निजीकरण को विनिवेश कहा गया। ये टॉपिक हुआ कंप्लीट। थैंक यू फ्रेंड्स।